बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे रूस का। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म का 2 दहाइयों के बाद ये पहला दौरा है रूस का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मास्को रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है इत्तलात के मुताबिक 24 फरवरी को वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात है। एक तो इस पर जिक्र करेंगे, इसके साथ हम बात करेंगे कि इधर पाकिस्तान में जो दाखिली सियासी सूरत हाल है और पंजाब जो है और पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर इस वक्त खासा गर्म है। उन मुलाकातों के हवाले से जो मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे से कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़िश्ता रोज़ से ये मुलाकातें मुसलसल जारी हैं। आज भी मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी इशाया दिया गया था, उससे गुज़िश्ता रोज़ भी इशाया दिया गया था और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज फिर एक इशाया है और यह बताया जा रहा है, ये इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्की है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इन मुलाकातों के हवाले से और ये जो इस वक्त अपोजिशन खासी मुतहर्रिक है, हुकूमती वर्जन भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उस पर तनकीद की है, उसका भी जिक्र करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक अहम और कदावर सियासी शख्सियत रहमान मलिक, साबिक वज़ीर दाखिला जो कि मरहूम हो गए हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से उनकी वफ़ात हुई है तो उनको बाकायदा तौर पर हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे। सज्जाद सर, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म का दौरा रूस, हमारे बड़े अरसे से रूस के साथ कोई ज़्यादा अच्छे और बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे। हमारे हमसाया मुल्क के भारत के रहे हैं। अच्छा, ये एक हमारा ज़ाहिर है मुल्कों की पॉलिसी होती है, हमारी पॉलिसी रही। 2 दहाइयों के बाद, कम बेश 23 बरस के बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रूस का दौरा कर रहा है और उधर से भी एक पुरतपाक इस्तकबाल की तवक्को की जा रही है, फिर मुलाकातें भी होने जा रही हैं। इस दौरे को मौजूदा सियासी हालात में बड़ी अहमियत दी जा रही है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ज़माना था जब सर्द जंग का ज़माना था, दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम थी। हम जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में थे, इंडिया जो था वो रशियन ब्लॉक में था। लेकिन जैसे ही रशिया का जहाद अफ़गानिस्तान के बाद रशिया का शराज़ा बिखरा तो इंडिया ने इंतहाई खूबसूरती से और इंतहाई मतलब उन्होंने हिकमत अमली से उन्होंने कैंप चेंज किया, लेकिन उनका ताल्लुकात रूस से भी उसी तरह रहे। अब वो अमेरिकी कैंप में हैं। सही। हमने अमेरिका की बहुत खिदमत की, जहाद अफ़गानिस्तान भी किया और बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का हमारे साथ कोई रवैया ठीक नहीं रहा। अब जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ बात करते रहे हैं। वो हमेशा अमेरिकी जो एक्शन था अफ़गानिस्तान में उसके ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करें। फिर जो बाइडन जब जीत के आए वहाँ से, तो बाइडन ने मतलब बहुत टाइम हो गया है, उन्होंने एक कॉल तक नहीं की। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक समझ लें कुछ सर्द मोरी सी पैदा हो गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब चाइना गए, अभी हालिया दिनों में गए थे, तो वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन भी आए हुए थे, वहाँ उनसे बातचीत हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत दी गई कि आप आएँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जा रहे हैं वहाँ। अब कुछ लोग इसको जो वजारत ख़ारजा के माहिरीन हैं और दुनिया की ख़ारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर जो नज़र रखते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कैंप की तब्दीली की तरफ भी एक इशारा हो सकता है। अच्छा, कि पाकिस्तान का कैंप जो है अब बदल रहा है, यानी जिसे हम पॉलिसी शिफ्ट कह सकते हैं। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ये कहा है कि अब हम किसी कैंप पे नहीं जाएंगे। इस दौरे को अब आप इस पस मंज़र में देखें कि जब तालिबान अफ़गानिस्तान में आए तो चाइना को भी और रूस को भी खदशात तो थे, जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको खदशात थे। उन खदशात के हवाले से भी पाकिस्तान से तबादला ख्याल होता रहा। फिर उसके बाद हाँ, आपको पता है हमारे मुल्क में गैस का बहुत बहरान है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी बहरान है और हमारे पास जो गैस है पाकिस्तान से, वो भी उसका सुना है कि कुछ चंद साल बाकी है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए रूस से हमने बातचीत करनी है, रूस से एक मुआहदा कर रहे हैं हम, और पहले भी 2015 में भी इस पर बातचीत चली थी और उस हवाले से बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है उसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है, यूरोप और अमेरिका, वो तो एक लाइन बना के रूस के ख़िलाफ़ खड़ा है और ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वहाँ जाने का, यूक्रेन तनाज़े पर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वहाँ जाने का बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो ख़ारजा अमूर के माहिरीन हैं, उनकी ये भी राय है कि ये भी हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर पड़े।
ठीक है, इस दौरे का कि दुनिया हमसे भी यूरोपीय दुनिया जो है वो उसको शायद अच्छी निगाह से और ना देखें यूरोप की जो मंडियाँ हैं वो बड़ी मंडियाँ हैं। अगर वो मंडियाँ हमारे लिए को तंग होती हैं या हमारे लिए को मसाइल पैदा करती हैं तो पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो पहले ही आपको पता है। हम एक तो ये रूस से गैस की बात करना चाह रहे हैं, दूसरा इस्लाम फोबिया पे प्राइम मिनिस्टर बात करना चाह रहे हैं उनके पास जाकर कि इस्लाम फोबिया के हवाले से जो दुनिया का नुक्ता नज़र है वो और है, हमारा नुक्ता नज़र और है, अपना नुक्ता नज़र उनको बताना चाहते हैं। इस पे चूँकि सदर पुतिन जो है रूसी सदर वो चूँकि एक बयान भी दे चुके हैं, तो इस वजह से भी इस्लामोफोबिया के हवाले से उसको इस्लामी दुनिया में मुस्लिम ममालिक ने खासा अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने इस हक़ में बयान दिया था। तो ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वहाँ जाने से, फिर उससे पहले जो पुतिन जब आए और उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई थी वो ख़त्म हुई, तो दोनों ममालिक के दरमियान कुछ ताल्लुकात हुए, अच्छे बेहतर हुए, लेकिन कोई ताल्लुकात और जो उनका आपस में तिजारती ताल्लुकात हैं वो कोई इतने बड़े नहीं हो पाए थे, क्योंकि बड़े ताल्लुकात हों जिसमें एतमाद हो और बहुत कुछ हो, ऐसा नहीं था। अब मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो है चल निकली है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। दूसरा हमने इस तनाज़र में देखना है कि क्या रूस जो है वो उसके इंडिया से भी ताल्लुकात हैं, क्या वो इंडिया के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो उन ताल्लुकात को नज़रअंदाज करके क्या कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत करेगा कि नहीं करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पुतिन को इस बात पे कायल कर लेते हैं कि कश्मीर पर वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करे तो ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस दौरे को तजारती हवाले से भी हम तजारती हवाले से देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से भी देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान में आने के बाद जो उनके ख़दशात हैं वो ख़दशात पर भी प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। तो ये सिलसिला अब चल निकला है। अब यूरोप जो है वो पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका जो ख़ुद रूस पर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। फिर ये देखना है कि हम जो उनसे गैस वाला मुआहदा है हमारा, जब रूस पर पाबंदियाँ हो जाएंगी तो उसकी क्या शक्ल बनेगी, उसमें किस किस्म का वो डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर पाबंदियाँ लग भी जाएं रूस पर, और वो क्या जो रूस की कंपनी हैं वो किस तरह हमें मतलब गैस सप्लाई करेंगी, और क्या फिर हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा होगा या जिस लेवल की पाबंदियाँ लगेंगी उससे कोई कम लेवल का मुआहदा होगा ताकि वो हमारा गैस का सिलसिला जारी रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले वक्त में अगले 2 रोज़ में वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है सियादनी साहब आप जानते हैं 2 मॉडल्स हैं। एक तो जैसे आपने तिजारती ताल्लुकात की बात की है, अब ज़ाहिर है तिजारती ताल्लुकात को अगर यूरोपीय दुनिया यूक्रेन तनाज़े को लेकर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक यूरोपीय मुल्क ने, जर्मनी ने, जो गैस का मुआहदा रशिया के साथ था उसको मुलतवी कर दिया है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, तो ज़ाहिर है फिर रशिया को भी मंडियों की तलाश है, और फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने इज़हार किया है उसमें पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, और दुनिया को अफ़गानिस्तान के मामले या मौजूद खित्ते की सूरत हाल में हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो दुनिया जानती है। लेकिन हमारे पास जो तिजारती मॉडल्स हैं, ईरान पर पाबंदियां रहीं यूरोपीय दुनिया की, अमेरिका की, और ईरान ने जो चाइना के साथ आपके इल्म में हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था, एक मुआहदा किया था, और उसमें जिस नोयत का वो मुआहदा था हमने देखा कि उसमें अब उन पाबंदियों की शायद ईरान के लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं रहा। जब वो चाइना के साथ मुआहदा कर रहा था तो उसमें ऐसी शिकें मौजूद थी। तो क्या हमारे पास ये जो मॉडल्स मौजूद हैं हम ऐसा कर सकते हैं कि उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जो हम पे आ सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हमारी मुख्तलिफ है यूरोपीय दुनिया के साथ, तो उस इम्पैक्ट को हम किस तरह से ओवरकम कर सकेंगे? यकीनी तौर पर ये हमारा जो वफ्द गया है उनके जहन में होंगी बातें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो पहले आपने ईरान की बात की, हमारा ईरान से मुआवजा नहीं हो सकता। ईरान के पास तेल है, वो दुनिया भर में तेल बेच सकता है, वो चाइना को भी तेल बेच रहा है। उसके हमारे पास उस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम रूस को क्या चीज़ दे सकते हैं। रूस से हम गैस ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो उनकी मंडियों में जो ज़रूरत है, हमारे पास कपड़ा है और जो चीज़ें हम तैयार करते हैं, हम स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, हम वो वहाँ उन मंडियों में। लेकिन रूस की जो मंडी है वो इतनी नहीं है कि सारा यूरोप और ये सारी चीज़ें अगर बंद हो जाएँ तो हम कहें जी हम रूस पे इन्हिसार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखें, चाइना हमारे बहुत मतलब दोस्त मुल्क है, उसने हमारी बहुत सपोर्ट की हुई है, लेकिन आप चाइना की सपोर्ट होने के बावजूद हमें IMF के पास तो जाना पड़ा है। और आपको पता है कि IMF और ये जितने मालियाती इदारे हैं ये सब अमेरिका की आंख के इशारे के नीचे हैं। जो अमेरिका जैसे उनको इशारा करता है वो कर देते हैं। यकीनी तौर पर उसके जो है वो असरात उसके लिए तो हमारी हुकूमत से सवाल होगा, ये देखा जाएगा कि क्या बातचीत आगे होती है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
जी, अब ज़रा जिक्र करेंगे कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और पंजाब में लाहौर में जो इस वक्त डेरे हैं अपोजिशन जमातों के और जो मुलाकातें हैं, अच्छा इसमें हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी कि इशाइया दिया गया था पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को, फिर मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली ज़रदारी साहब को, फिर आज तीनों की मुलाकात हुई है। तो ये इतने तेज़ राब्ते के कुछ वक्फ़ों के बाद, कुछ घंटों के वक्फ़ों के बाद किए जा रहे हैं, क्या मामलात हैं जो तय हो रहे हैं और क्या वो कार्ड्स हैं जो सीने से लगा रखे हैं अपोजिशन जमातों ने? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है और अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद आसिफ अली ज़रदारी जितना मुतहर्रिक हैं और जिस तरह कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, स्क्रीन पर सामने हम देख रहे हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, हकीकत इसके बरक्स है। चीज़ें सारी तय हो चुकी हैं, ये फ़ाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं कि जी हम बहुत वो कर रहे हैं कि देखें, जिस दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब मियाँ शहबाज शरीफ के पास गए और वहाँ मोहतरमा मरियम नवाज़ मौजूद थी, हमज़ा शहबाज भी थे, बिलावल भुट्टो साथ थे, बहुत सारे मामला उस दिन फ़ाइनल हो गए थे। ये दोनों बड़ी पार्टी हैं, इन्होंने फ़ाइनल करके फिर मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में लिया, शहबाज साहब ने भी और ज़रदारी साहब ने भी। उसके बाद ज़रदारी साहब वहाँ मिले अपना चौधरीज़ को, फिर चौधरीयों को जाके शहबाज साहब भी मिले। तो ये चीज़ें तकरीबन तय हो गई हैं। अच्छा, इनके दरमियान कोई ये अब चीज़ें को तय नहीं करते जा रहे। अब क्या सिर्फ चाय पानी चल रहा है? नहीं, ये देखें, बात ये है कि कुछ मसरूफ़ भी रहना है और कुछ हिकमत अमली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी बनानी है ना। अब सियासत में भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हाँ, कि अगर ये हो तो ये करना चाहिए। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है, ज़रदारी साहब की मुलाकात से पहले मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका ख्याल ये है कि कुछ जो सारी अपोजिशन की पार्टी हैं उनमें से कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले जो है वो तहरीक असद उमर के ख़िलाफ़, असद कैसर साहब के ख़िलाफ़, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ लेके आई जाए। ठीक है। और वहाँ से बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये भी है कि अगर हम इनके ख़िलाफ़ लेके आए तो ऐसा ना हो कि इनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक तो कामयाब हो जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर कोई ऐसा कर दें कि फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद ना आ सके। ठीक है। और उनका मौक़िफ़ ये है, जिनका ख्याल ये है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाए। वो कहते हैं जब स्पीकर को हम गिरा लेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर का रहना मुमकिन नहीं रहेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को हर सूरत जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं ये सामने की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने करना क्या है वो उन्होंने तय किया हुआ है और वो तय करके अभी नहीं, इसमें ज़्यादा क्या करना है, अब क्या चीज़ फिर छुपी रह जाएगी? अगर प्लान की हम बात करें तो उसमें ज़ाहिर है ये 3 ऑप्शंस ही हैं। स्पीकर हैं असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को ही चूज़ करना है ना। इसके अलावा भी क्या कोई ऑप्शन हो सकती है, आप समझते हैं? देखें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। मेरा ख्याल ये है कि अब वो इस बात पर करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लाएँ, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। उसका क्या कोई खदशा है कि वज़ीर आज़म क्या कर दें अगर वो स्पीकर कौमी असम्बली को और पंजाब हुकूमत को उस्मान बुज़दार साहब को गिरा लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या खदशा है? देखें, खदशा नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियारात तो हर वक्त मौजूद है ना कि वो किसी भी वक्त कौमी असम्बली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सदर को कह सकते हैं जी अब कौमी असम्बली की ज़रूरत नहीं है, तो नया इलेक्शन में। ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये अख्तियारात कब यूज़ करेंगे इसका फ़ैसला तो वो करेंगे। ये हालात इस तरह के क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ऐसी सूरत बन जाए। लेकिन क्या ये खदशा, सॉरी टू कट यू, सवाल साथ ही कर दूँ डिटेल में सर, अब आपसे जानना चाहूँगा कि ये खदशा जो है अगर यानी अगर आप वज़ीर आज़म असम्बली तहरीर कर देते हैं और इंतखाबात अनाउंस कर देते हैं तो उससे अपोजिशन को क्या खदशा है? अपोजिशन को कोई खदशा नहीं है, लेकिन अपोजिशन ये चाह रही है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्लान चले। ठीक है ना। देखें, बात यह है कि अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि वो अदम एतमाद लाएँ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और दरमियान में फिर अपना को प्राइम मिनिस्टर लें। उस दौरान जो इलेक्शन के अमल में जो तरमीम करनी है, इलेक्शन के अमल को जो शफाफ बनाना है वो कर लिया जाए और जो मशीन का अमल है उसे ख़त्म कर दिया जाए। अपोजिशन नहीं चाहती कि मशीन के ज़रिए वोटिंग हो, अपोजिशन बिल्कुल इसकी हामी नहीं है। अब जो बात आपने कही ना, वो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ही अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन तो फिर वो तो नहीं कर सकेंगे ना।
फिर असम्बली नहीं होगी तो उसमें कैसे वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ठीक है, फिर ईवीएम के जरिए ही होगा। ईवीएम के जरिए होगा। अब उसमें होगा नहीं होगा, अब ये तो फिर पता नहीं चलता ना कि वक्त पे क्या फैसले खदशात हैं। तो वो मशीनें उस वक्त मौजूद होंगी नहीं होंगी, जितनी मशीनें चाहिए, अभी बलदियाती इलेक्शन में मशीनें पूरी नहीं हो पा रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें होमवर्क उन्होंने भी किया हुआ है, हुकूमत ने भी किया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, आप देखना चले गए हैं रूस, और वो उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपोजिशन जो मर्जियाँ करती रहे। प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ ना कुछ तो है ना कि भी लोग मेरे हैं। नहीं, इससे पहले वो पार्टी तर्जमानों का इजलास भी कर चुके हैं, आज सीईसी का भी इजलास कर चुके हैं, तो उनका वो भी तो ज़ाहिर मामला। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस से वापसी के बाद एमक्यूएम के पास भी जाएंगे, चौधरीयों के पास भी जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ जाने की जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, इसका मेरे ख्याल में आपको फ़ायदा नहीं रहा। नहीं, वो तो टास्क दे दिया ना उस्मान बुज़दार साहब को, काफ लीग से राब्तों का और बाकी इत्तेहादियों तरीन ग्रुप से राब्तों का टास्क तो दिया हुआ है। वो तो कल शेख रशीद साहब ने भी कहा था ना कि सुलह कर ली जाए। ये वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला मिनिस्टर देखा है जो वज़ीर दाखिले हैं शेख रशीद साहब, और कमाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मशवरे दे रहे हैं। सही, यानी वज़ीर दाखिला हो गया, वज़ीर इत्तलात हो गया, वज़ीर ख़जाना हो गया, वज़ीर दिफा हो गया। ये 4-5 लोग ऐसे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे को बात करना चाहें, को बताना चाहें, को मशवरा लेना चाहें, ये फ़ौरन जा सकते हैं। और ये हमारे मोहतरम जो वज़ीर दाखिला हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाके वो बात वो कार्ड सीने से नहीं लगाते ना, वो खुले डुले आदमी हैं, उन्होंने खुली डुली बात करते हैं। वो हर दौर में इक़्तिदार में रहने की कोशिश करते हैं, सिवाय मियाँ नवाज शरीफ के दौर में वो इक़्तिदार में नहीं थे, या पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो वो उस वक्त नहीं थे, वरना वो हर को दौर में कोशिश करते हैं कि वो इक़्तिदार में रहें। सही, अब शायद ऐसी सूरत हाल नहीं रहेगी। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें अभी एक आधा दिन और भी जारी रहेंगी। अच्छा, ये भी इतलात है ना कि चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हो सकती है आसिफ अली जरदारी। जी, आसिफ अली जरदारी के पास हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वो जाएंगे। वो अपना एक, आपको याद होगा एक चौधरी मोहनस इलाही ने एक स्टेटमेंट दी थी तकरीब में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, खिताब एक कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ। और तारक बशीर चीमा साहब बड़े दबंग मिनिस्टर हैं, और तारक बशीर चीमा साहब ने फिर कहा कि चौधरी साहब सानू इजाज़त दो, अगर मोहनस इलाही ने पार्टी चलानी है थे। अच्छा, तो वो फिर उस पर उनको बहुत मतलब उसको कहा गया। चौधरी साहब ने खुद अपने बेटे को ये कहा कि आपको ऐसी स्टेटमेंट देनी थी, पार्टियाँ ऐसे नहीं चलती। देखें, बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं जो चौधरी पार्टी के, उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन जो है इनके साथ, और बलदियाती इलेक्शन इनके साथ रह के नहीं जीत सकते, क्योंकि अवाम जो है वो डायरेक्ट पीटीआई और ये जो इत्तेहादी हैं वो इनको महंगाई का जिम्मेदार समझती है। वो ये समझते हैं कि इनकी पॉलिसियों की वजह से ये मुश्किलात हो रही हैं। चौधरी शुजात जो बयान दे चुके हैं बिटवीन द लाइंस, तो वो यही कह चुके हैं। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाले सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि यकम को फिर पेट्रोल बढ़ने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के लिए इलेक्शन में जाना, वोट मांगना काफ़ी मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारे जो जमा हो रहे हैं, ये एक प्लान करेंगे। उस तरफ से आपको पता है मार्च शुरू होने वाला है बिलावल साहब को, इस बात पे तो हो गया है ना तकरीबन इत्तफाक राय कि ये बाकी जो इत्तेहादी हैं पीडीएम वाले, ये उनका इस्तकबाल करेंगे अपने अपने शहरों में, और कैंप वगैरह भी लगाएंगे। तो ये जब वहाँ से निकलेंगे, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ये इत्तेहाद अभी कहीं लाहौर के करीब ही हो, तो कुछ चीज़ें जो है ना, आपको याद होगा चौधरी एतजाज़ अहसन ने एक जजेस बहाली के लिए एक मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर एक मार्च किया था। वो मार्च गुजरांवाले नहीं पहुंचा था कि फैसला हो गया था। तो कुछ लोग सियासतदान और सियासी तज्जिया और सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि शायद मार्च अपनी मंजिल पर ही ना पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएं। और दूसरा मार्च जो आएगा वो ये को नहीं कि पीपल्स पार्टी को धरना देगी, वो यहाँ आएंगे, एक जलसा करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उनको फ़ायदा ये होगा कि जिन जिन इलाकों से वो बिलावल गुजरेंगे, वो अपनी पार्टी के लोगों को उस डिस्ट्रिक्ट में मुतहर्रिक करते जाएंगे, पार्टी के लोगों को तैयार करते जाएंगे कि अगर कोई इलेक्शन आता है तो उसमें लोग मुतहर्रिक हों, उनको ये फ़ायदा एक वेव जो है वो चल पड़े। अच्छा, इसमें अब एक तो ये है, जैसे अभी आपने कहा कि चौधरी मोहनस इलाही की स्टेटमेंट के बाद पार्टी के अंदर तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को, काफ लीग ने परवेज़ इलाही साहब को ये अख्तियार दे दिया, उनके तमाम जो अरकान हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। तो ये सारे अख्तियार ज़ाहिर है चौधरी शुजात भी मौजूद है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को ये अख्तियार दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स भी किया है, उसका जवाब दिया है जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप कह रहे थे कि इज़हार किया गया। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। जिक्र कर रहे हैं अपोजिशन मुलाकातों का और उस पर हुकूमती वर्जन भी सामने आ गया, ज़ाहिर है जवाब दिया जा रहा है। ज़ाहिर साहब, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक जानिब तो ज़ाहिर है ये तीन जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ से ये मुलाकातें हो रही हैं, रिपीटेडली हो रही हैं। आज जो मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की है, और हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जितनी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनके साथ मुख्तलिफ अराकीन के राब्तों की भी खबरें आ रही हैं कि वो राब्ते कर रहे हैं और अपना एतमाद दिला रहे हैं, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही को इधर एतमाद दिलवाया है कुछ अराकीन ने। तो सवाल ये है कि क्या स्टेटस है इस वक्त काफ लीग का? एक बड़ी इत्तेहादी जमात है पंजाब में वो PTI की। देखें, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि काफ लीग का मौका बिल्कुल सामने आ जाएगा और काफ लीग की हुकूमत से मुतालबात बढ़ जाएंगे। हुकूमत वो मुतालबात पूरे नहीं कर सकेगी, फिर वो कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, हमें जाने की इजाज़त दें। देखें, काफ लीग जो है वो चौधरी सिर्फ ये तो नहीं सिर्फ चौधरी हैं, उनके साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, तो उन्होंने भी बात करनी, जो मैंने ब्रेक से पहले बताई थी कि वो कहते हैं हम कैसे इलेक्शन लड़ें इन पॉलिसियों पर, हम इनके साथ रह के नहीं लड़ सकते इलेक्शन। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब हर दौर में वो पावर में रहना चाहते हैं, वो हर दौर में हुकूमत में रहना चाहते हैं, वो आज़ाद जीत के आए या किसी और टिकट पर जीत के आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे जो पहले काफ लीग में थे, आज PTI में। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मिनिस्टर जो पीपल्स पार्टी में थे अभी इनके मिनिस्टर हैं। तो वो लोग जो हैं वो मौसम को देखते हैं कि मौसम के साथ ही जैसे परिंदों की उड़ान सर्दियों में हो जाती है ना, कि इधर से परिंदे उधर चले जाते हैं उधर, इसी तरह ये जो सियासी परिंदे हैं ये भी देखते हैं उड़ान का मौसम आया हुआ है। और वो बहुत सारे लोग जो हैं 6 से 8 लोग तो पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। और इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो मुस्लिम लीग के राब्ते में हैं, चौधरीज़ के राब्ते में भी हैं। अब वो चाह ये रहे हैं कि इस बात की यकीन दहानी करा दी जाए मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो उनके राब्ते में है। अच्छा। कि जब अगले इलेक्शन होंगे, जब भी हों इलेक्शन, हमें फिर हमें वो टिकट दिया जाए। वो ये यकीन दहानी नून लीग से लेना चाहते हैं जो अराकीन राब्ते में है, जो राब्ते में है, जो पीपल्स पार्टी के राब्ते में है, वो भी ये गारंटी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं कि हमें फिर टिकट दिया जाए अगला इलेक्शन। तो क्या कोई गारंटर भी है या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, गारंटर तो जाहिर है फिर होगा ना, पार्टियों के दरमियान जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो होंगी। इसमें ये कोशिश ये कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि अब एक 172 नहीं, अब कुछ 200 के करीब लोगों को जमा किया जाए। अच्छा, तो कितना डिफरेंस अगर हम फिगर्स को देखें अभी तो 162 इनके पास हैं, इनको 172 चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए और ठीक है 162 तो है ना जी, 10 चाहिए तो वो 172 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं, ये मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने बताया है वो कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 200 लोग, ये नहीं कि 72 8 10 आगे पीछे हो जाएं कि जी इधर हो गए, कि 200 लोग के करीब लोग हो जाएं कि जनाब ये होंगे। और देखें ये जो 200 लोगों का प्लान है, अगर 200 लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है इसमें अक्सरियत जो है वो तो PTI के लोगों की होगी, फिर यकीनन PTI के लोगों की होगी। और फिर इतने लोगों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा और कैसी कार्रवाई होगी? वो कहते हैं ना कि आज नहीं, वो अदम एतमाद के बाद होती रहेगी ना फिर कार्रवाई। अगर 200 लोग अदम एतमाद कर देते हैं और अपोजिशन के, तो फिर बाद में क्या कार्रवाई? फिर तो वो गारंटी लिए खड़े हैं ना, जिसका भी आपने जिक्र किया। तो फिर किसने कार्रवाई करनी है? तो ये आने वाले दिनों में जो माहौल बन रहा है, देखें प्राइम मिनिस्टर का आपने खिताब सुना था ना मंडी बहुत दिन वाला, प्राइम मिनिस्टर का खिताब ऐसा जैसे कोई अपोजिशन लीडर कर रहा हो खिताब। वो किससे बातें कर रहे थे, वो किसको कह रहे थे कि हालात ऐसे हैं, हालात करने तो आपने हैं। बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो माहौल इस मुल्क में मिला था, जिस तरह की मुख्तलिफ इदारों से हुकूमत को सपोर्ट मिली थी, प्राइम मिनिस्टर उनकी हुकूमत उन्नकी पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। नहीं, गुज़िश्ता रोज़ हम चूँकि वो रशिया वाले मामले पे वज़ीर आज़म का डिस्कस कर रहे थे, एक आम स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, हमारे पास वक्त नहीं था डिस्कस करने का। उन्होंने कहा जाते जाते मैं ये मामला जो है वो हल करके देना चाहता हूँ। और ये जो जाने का इंदिया है वज़ीर आज़म साहब, वो तो अपनी गुफ्तगू में भी दे चुके हैं। लेकिन एक जानिब तो खैर ये सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है ये बड़े सौदागर जमा हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब का, और उन्होंने कहा ये इकट्ठे होकर हमारे, उन्होंने कोई 3 लोग हैं, 3 MNAs हैं, उनको कोई ऑफ़र करवाई है, उनमें एक अक़लियती खातून रहनुमा है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है, तो ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन होना हुआ कुछ नहीं है, जैसे शेख साहब ने कहा। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो उन्होंने एक कहा है कि जी ऑफ़र हो रही है, पैसों की ऑफ़र हो रही है,
अब वो यकीनन हुकूमत में उनके पास कोई सबूत भी होगा। अगर ऑफ़र हो रही है तो फिर वो चीज़ें आप कोर्ट में क्यों नहीं लाते सामने? ये जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, आप निज़ाम को शफाफ बनाना चाहते हैं, आप सौदागर उनको कहते हैं, उन सौदागरों के ख़िलाफ़ आप क्यों नहीं चीज़ें सामने लाते? आप ला के कोर्ट को बताएं, आप अवाम को बताएं और उनके खिलाफ एक्शन करें। देखें, बात यह है कि इस तरह बात करने से आप इस तरह बात करने से कि जी पैसे दिए जा रहे हैं। गिलानी साहब जब जीते तो उस वक्त भी यही बात थी कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई वीडियो की बातें की जा रही आई हुई थी। तो बात ये है कि गिलानी साहब भी जीत गए थे ना जब आसफ अली जरदारी साहब ने हिकमत अमली इख्तियार की। तो अब आसफ अली जरदारी साहब जो घूम रहे हैं, अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी, तो ऐसे नहीं घूम रहे, हवा में नहीं घूम रहे कि बातें हवा में कर रहे हैं। वो इस पर एक हिकमत अमली बना रहे हैं और यकीनन वो हिकमत अमली कामयाबी की जानिब जाएगी। यकीनी तौर पर वो कुछ गारंटीज भी लेंगे और फिर ये इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी जिक्र करेंगे कि फिर वो जहांगीर तरीन साहब का भी जो तैयारा उड़ा था ना आपके लिए। मैं जाते जाते एक कमेंट चाहूँगा रहमान मलिक साहब के हवाले से। हमारे साबिक वज़ीर दाखिला हैं, हम में नहीं रहे, बड़ी जदोजहद है जमहूरियत के लिए भी उनकी, और इस मुल्क में जिस अंदाज में जब वो वज़ीर दाखिला थे तो उस दौरान भी बड़ी खिदमत हैं इस मुल्क के लिए। आपको याद होगा हमने एक रहमान मलिक का इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सज्जाद तरीन से तो मेरी 30 साल से पुरानी दोस्ती है। रहमान मलिक साहब से बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर उसके बाद वो FIA में आ गए, उस वक्त भी उनसे दोस्ती रही। तो मैं समझता हूँ रहमान मलिक साहब का इंतकाल जो है पाकिस्तान की सियासत में एक खला पैदा हो गया है और इस जैसी शख्सियत जो है वो तवील अरसे बाद पैदा होती है। रहमान मलिक जो है एक बहुत अच्छे नाइस, मिलनसार और इंसान दोस्त, अजीम इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इसी दुआ के साथ ही एतज़ाज़ ज़कीर सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।